मैं डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज फरसगांव, डिस्ट्रिक्ट कोंडागांव से। मैंने पिछला लेक्चर अपना इकोलॉजिकल सक्सेशन पर दिया था, वो पार्ट 1 था। और इकोलॉजिकल इंस्टेंसेस के अंतर्गत जिनका 2 शीर्षकों में अध्ययन करना था, हाइड्रोस्फीयर और ज़ीरोस्फीयर, उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, बीएससी पार्ट 3 के पेपर 2 का। अमूमन हर वर्ष ही इसमें से प्रश्न आते हैं। हाइड्रोस्फीयर और ज़ीरोस्फीयर पर हम विस्तार से जाए इसके पूर्व हमने अपनी पिछली कक्षाओं में जो डिस्कस किया था उसके बारे में एक संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। पादप समुदाय एक गतिशील तंत्र है और इस गतिशील तंत्र में population and the habitat, they constantly act and react upon each other, and this leads to the changes in environment. सक्सेशन की प्रक्रिया अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है और निर्धारित चरणों में ये पूर्ण होने वाली प्रक्रिया है, जिसके प्रमुख चरण स्टेप्स जो थे इस पर हमने डिस्कस किया था पिछली बार। जो पहला स्टेप है दैट वाज न्यूडेशन। न्यूडेशन मतलब इसके अंतर्गत इनिशिएशन ऑफ प्लांट। विभिन्न घटनाएं जैसे ज्वालामुखी आदि के फटने के पश्चात जो फर्स्ट प्लांट्स, जिन्हें कि हम पायनियर भी कहते हैं, जो आते हैं, वो न्यूडेशन के अंतर्गत हैं। सेकंड स्टेप में माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन का अर्थ है डिफरेंट प्लेसेस से एक दूसरे प्लेसेस में आना, स्थान परिवर्तन भी इसे सरल शब्दों में समझ सकते हैं। तीसरा जो है वो एकेसिस है, जिसे हिंदी में हम स्थापन भी कहते हैं। किसी नवागंतुक का नए क्षेत्र में आकर स्थापित हो जाना। नवागंतुक से तात्पर्य है कुछ ऐसे नए प्लांट स्पीसीज जो बिल्कुल एक नए क्षेत्र में आकर स्थापित हो गए, इस्टेब्लिश हो गए, ये एक्सेसिस कहलाता है, एक्सेसिस। चौथा है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब एग्रीगेट होना, जुड़ना। एग्रीगेशन के बाद का जो स्टेप है वह है कंपटीशन। कंपटीशन प्रतियोगिता, डिफरेंट प्लांट स्पीसीज के बीच में प्रतियोगिता। और इस कंपटीशन के बाद जो फाइनल स्टेप और लास्ट स्टेप है, जो कि इसका रिजल्टेंट या टर्मिनल कहते हैं हम इसको, एंड, वो है क्लाइमेक्स, चरम। चरम स्टेज एक ऐसा है कि इस स्टेज पर वनस्पतियां जो है वो स्थायित्व को प्राप्त करती हैं और स्थायी हो जाती है और कोई फर्दर चेंजेस की गुंजाइश नहीं होती। फेमस इकोलॉजिस्ट यूजिन पी ओडम के अनुसार इट्स एन ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल डेवलपमेंट। कुछ थ्योरीज के बारे में भी हम पिछली कक्षाओं में चर्चा किए थे, जिनमें से मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी, पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी। जब सक्सेशन में जो क्लाइमेक्स है वो यदि क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण प्रभावित होता है तो इसे क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स कहा जाता है। ये मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी के अंतर्गत आता है, जिसे क्लीमेंट ने 1916 में दिया था। पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी के अंतर्गत यदि चरम क्लाइमेटिक के अतिरिक्त बायोटिक या एनवायरमेंटल फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होता है तो इसे पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी कहते हैं। यदि बायोटिक से इन्फ्लुएंस होता है तो इसे बायोटिक क्लाइमेक्स कहते हैं, और डिफरेंट जो एनवायरनमेंट के पक्ष होते हैं उससे यदि होता है तो उनके हिसाब से कहा जाता है। सक्सेशन की क्रिया को सरल भाषा में समझने के लिए ऐसा कल्पना कीजिए, कोई
एक नया कॉलोनी डेवलप हो रहा है, जो महानगरी सभ्यता में देखते हैं आप, कॉलोनी डिफरेंट मोहल्ले बनते हैं जो, तो सबसे पहले उस कॉलोनी में खाली ज़मीन होती है, एक पहला व्यक्ति आता है, वो घर बनाता है, रहता है, उसे पायोनियर मान लीजिए। उसके बाद डिफरेंट जगह के लोग आते हैं और उस कॉलोनी में बसने लगते हैं, इसे आप माइग्रेशन मान लीजिए। तीसरे स्टेप में आप जो हमने कहा था इसमें कि एक्सेसिस का अर्थ होता है नवागंतुक का एक नए इलाके में आकर स्थापित हो जाना। मान लीजिए कुछ एक्सेसिस की क्रिया भी मिलीजुली क्रिया जो है इस कॉलोनी में देखने को मिली। इसके बाद जो चौथा है वो एग्रीगेशन, कॉलोनी स्थापित हो गई। शुरू में जो पहला व्यक्ति आया था, न उसे पानी की कमी थी, न सूर्य के प्रकाश की कमी थी, न वायु की कमी थी, पर्यावरण उसके लिए ठीक ठाक था और पर्याप्त मात्रा में उसे सब मिलता। धीरे धीरे लोग आते गए, बसते गए, तो हर चीज़ के लिए उनमें एक प्रतिस्पर्धा होने लगी, पानी के लिए भी होने लगी, वायु के, हवा, क्रॉस वेंटिलेशन की होने लगी, आदि बहुत सी समस्या। तो इनके बीच में फिर जो है कंपटीशन होता है, जिसे हम प्रतिस्पर्धा कहते हैं। और कंपटीशन के बाद कौन रह पाता? जो एक कॉलोनी के तारतम्य में देखें, जो इन्फ्लुएंशियल होगा, जो प्रभावशाली होगा, तो उसे तो सरलता से मिलता है पानी वानी। तो ठीक इसी तरह जो प्लांट स्पीसीज़ में जो स्ट्रांगली रेजिस्ट कर सकती है और जो विभिन्न जो परिस्थितियाँ, प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को जो सरवाइव कर सकती हैं, वही स्टेबलाइज रह सकती हैं। और ये स्टेबलाइज जो है बॉटनिकल टर्म में क्लाइमेक्स वेजिटेशन कहलाता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए कॉलोनी का उदाहरण दिया। सक्सेशन की जो इंस्टेंसेस है उसमें हम पहला लेते हैं हाइड्रोसीयर। इसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि जब कभी भी सक्सेशन की क्रिया ऐसे स्थान पर हो रही है जहाँ कोई पूर्व में वनस्पति नहीं थी, मतलब बैरन लैंड था, बंजर भूमि से आप इसे मान सकते, बंजर भूमि से जब कभी भी सक्सेशन की क्रिया प्रारंभ होती है जहाँ पूर्व में कोई वनस्पति नहीं थी, तो इसे हम प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। और जब कभी सक्सेशन यदि एक ऐसे स्थान से शुरू हो रहा है जहाँ पूर्व में वनस्पति तो थी, लेकिन विभिन्न कारणों से, जैसे पाला या तुषार जैसे हम कहते हैं, फ्रोस्ट, ओवरग्रेजिंग, पशुओं के अत्यधिक चरने से, या ज्वालामुखी या किसी अन्य कारणों से, प्राकृतिक जो आपदा होती है उसके कारण से वहाँ की जो प्लांट थी, वेजिटेशन था, वो नष्ट हो गया था। और ऐसे किन्हीं स्थान पर जहाँ पर पूर्व में वनस्पति थी, लेकिन आज जो उपरोक्त जो कारण मैंने आपको बताया उनके कारण से वनस्पति नष्ट हो गई, और यदि सक्सेशन वहाँ हो रहा है तो इसे सेकेंडरी सक्सेशन कहा जाता है। आइए देखते हैं हाइड्रोसीयर के बारे में। जब कभी सक्सेशन की क्रिया किसी वाटर बॉडी या जल के स्रोत से शुरू होती है तो ऐसे सक्सेशन को हाइड्रोसीयर कहते हैं। सीयर एक शब्द है सक्सेशन की शुरुआत से लेकर अंतिम अवस्था तक, बीच की जो अवस्थाएं होती है वो इंटरमीडिएट स्टेजेस कहलाती हैं, या उस दौरान जो कम्युनिटीज़ होती हैं उसे सीयर कम्युनिटीज़ कहते हैं, सीरियल कम्युनिटीज़ कहते हैं। तो ये सीयर मतलब हाइड्रोसीयर का तात्पर्य है जब कभी सक्सेशन की क्रिया किसी वाटर बॉडी या जल के स्रोत से शुरू होती है तो ये हाइड्रोसीयर कहलाता है। बीच में आप डिफरेंट प्लांट स्पीसीज देख रहे हो, इसमें हम आते देखते हैं कि एक वाटर बॉडी, तालाब की कल्पना कीजिए आप, जिसमें अच्छा इसे भी हम स्टेजेस में बांट के अध्ययन करते हैं तो हमें ज़्यादा सहूलियत होती है। आइए देख लेते हैं हाइड्रोसीयर में मेन स्टेजेस कौन से हैं। पहला है सबमर्ज स्टेज, जिसमें जो प्लांट स्पीसीज पानी के भीतर डूबी सबमर्ज कंडीशन में रहती है। दूसरा है फ्लोटिंग स्टेज, तैरने या उत्प्लावन, जिन्हें प्लवन कहते हैं, प्लांट्स जो कि तैरने वाली होती हैं, प्लांट्स, पौधे। थर्ड जो है रीड स्वैम्प स्टेज, थोड़ा सा जल
और थोड़ा सा वायु के संपर्क में रहने वाले पौधे इस कैटेगरी में आते हैं। चौथा है मार्श मीडो स्टेज, जो दलदली मतलब पानी की मात्रा कम और मिट्टी की प्रचुरता, दोनों का जो मिक्स कॉम्बिनेशन होता है तो वो मार्शी कहलाता है, जनरली ऐसे लैंड मार्शी कहलाता है। तो मार्श मीडो स्टेज ये हो, इसके अंतर्गत इस प्रकार के पौधे आते हैं। और नेक्स्ट है वुडलैंड स्टेज। वुडलैंड स्टेज मतलब लगभग पानी का स्रोत तो ख़त्म हो गया होता है, और जहाँ स्रोत ख़त्म होता है, जहाँ एक तालाब पड़ जाता है, जब उसके बाद का जो लैंड होता है वो, इस लैंड में जो प्लांटेशन होता है या जो पादप उगते हैं वो वुडलैंड स्टेज के पादप कहलाते हैं। अंतिम, जैसा आपको मालूम है, क्लाइमेक्स स्टेज होता है, चरम वनस्पति, इसके बाद और परिवर्तनशील वनस्पति नहीं होती है। सबमर्ज स्टेज के अंतर्गत कुछ प्लांट्स जैसे हाइड्रिला, वेलिसनेरिया, पोटोमेजेटॉन और कारा इत्यादि आते हैं। तो इन प्लांट्स के एक निश्चित जीवन अवधि होती है, हर जीवों की अवधि होती है जीवन अवधि। उस जीवन अवधि को पूर्ण करने के पश्चात या विभिन्न प्रकार के जो जू प्लैंक्टॉन्स इत्यादि के कारण भी ये मर जाते हैं, या कई मछलियों के भी ये भोज्य पदार्थ के रूप में होते हैं, किन्हीं कारण से भी इनकी मृत्यु होती है। डेथ एंड डीके से डिकम्पोजिशन होता है, और ये वहाँ पर एक लेयर, सबसे बॉटम की जो लेयर होती है एक तालाब की, थोड़ी सी, जिन्हें हम उथली या मिट्टी का थोड़ा सा एक लेयर आ जाता है, बहुत ही छोटा पतला लेयर होता है, और तालाब की गहराई इस प्रकार से थोड़ी सी कम हो जाती है। अब इस स्टेज के प्लांट्स जब ख़त्म हो जाते हैं तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेज के प्लांट, जो कि फ्लोटिंग स्टेज के प्लांट्स कहलाते हैं, उनका जन्म होता है। और ये इसमें दो प्रकार के होते हैं, फ्री फ्लोटिंग, फिक्स फ्लोटिंग। जो फिक्स फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ें जो है मिट्टी के उससे लगी रहती तालाब के नीचे तल में, और जो फ्री फ्लोटिंग होते हैं वो उतराते रहते हैं, जल के तरंगों के साथ इधर उधर बहते रहते हैं। फ्लोटिंग स्टेज के प्लांट्स में जैसे निम्फिया, वाटर लिली है, ट्रापा है, रेननकुलेस है, ये सब फ्लोटिंग स्टेज के प्लांट्स होते हैं, उनके एग्जाम्पल हैं। और ये भी एक निश्चित समय अवधि, इसमें देखने की बात यह है कि आपको कुछ ऊपरी सतह, जल के ऊपर से भी दिख रहे हैं पौधे ऊपरी सतह पर, तो इससे ट्रांसपिरेशन भी शुरू हो जाता है इसमें। तो ट्रांसपायर करने पर धीरे धीरे जो है वाटर का लेवल ऐसे ही कम होने लगता है, और अल्टीमेटली ये प्लांट डेथ एंड डिके स्टेज को प्राप्त करते हैं, और सबमर्ज स्टेज के ऊपर एक परत बन जाती है, इन्हीं की डेब्रीज बन जाती है, वो जो है फ्लोटिंग स्टेज वाले प्लांट्स की डेब्रीज रहती है। तालाब की गहराई थोड़ी सी और कम हो जाती है। तीसरे स्टेज पर आते हैं रीड स्वॉर्म स्टेज के प्लांट्स। इस स्टेज में मेनली जो है टाइफा, सेजिटेरिया आदि प्लांट्स आते हैं। देख रहे हैं आप, फ्लोटिंग स्टेज की अपेक्षा थोड़े से उनसे कुछ ऊपर, और वायु के संपर्क में, जल के संपर्क में भी, लेकिन वायु के संपर्क में भी अधिकांश भाग रहते हैं इनके। और ये भी ट्रांसपिरेशन आदि की घटना जो होती है उसके कारण धीरे धीरे ये इनकी भी डेथ एंड डिके होती है, फिर डिकम्पोजिशन। इस प्रकार से जो शुरू में तालाब था उसमें ये तीसरा लेयर डेवलप करता है डेब्रीज का, और मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थ के रूप में तालाब की गहराई थोड़ी सी और कम। इसके बाद जो स्टेज आता है वह कहलाता है मार्श मीडो स्टेज। इस स्टेज में कैरेक्स, स्फेग्नम आदि प्लांट्स होते हैं। ये लगभग मार्शी भूमि या दलदली भूमि में उगने वाले पौधे हैं, और इनमें से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बहुत हाई रहता है, उसके एयर के संपर्क में रहते हैं ये ऊपर, और लगभग पानी से ऊपर ही रहता है, दलदली क्षेत्र रहता है, तो तेज़ी से ट्रांसपिरेशन होने के कारण दलदल का जो जल है, थोड़ी बहुत मात्रा है, वो ट्रांसपिरेट होती है इनके थ्रू, और दलदल धीरे धीरे मिट्टी के रूप में जो है जमने लगता है, और इनकी डेथ एंड डिके होने से डेब्रीज बनती है, इनकी भी लेयर बनती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज के प्लांट जो कि वुडलैंड स्टेज कहलाती है, और इसमें मेनली पॉपुलस इत्यादि प्लांट होते हैं, और ये फिर लगभग मिट्टी आ जाती है, और मिट्टी में पौधे जो है उसी प्राकृतिक तौर से उगते हैं, और ये पौधे भी कुछ समय पश्चात, एक निर्धारित अवधि के पश्चात नष्ट हो जाते हैं, और इनकी डेब्रीज एक लेयर फिर बन जाती है। और डेब्रीज बनने के बाद फाइनल स्टेज के प्लांट, जिन्हें हम क्लाइमेक्स स्टेज के प्लांट, कुछ बड़े ट्रीज़ होते हैं, फॉरेस्ट जनरली जो देखते हैं आप, उसमें क्लाइमेक्स स्टेज के प्लांट्स ही दिखते हैं, बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो। उसके बाद उसमें और कोई फर्दर चेंजेस इसमें नहीं होता है, कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, और ये वनस्पति चूँकि स्थायी वनस्पति होती है, इसलिए इसे चरम या क्लाइमेक्स
वनस्पति भी कहते हैं, और ये स्टेज क्लाइमेक्स स्टेज कहलाती है। ये मैंने आपको हाइड्रोस्फीयर के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दी। अब देखते हैं हम ज़ीरोस्फीयर के बारे में। दिख रहा है? ठीक है। जिस प्रकार मैंने आपको कहा कि किसी वाटर बॉडी या जल के स्रोत से शुरू हुआ सक्सेशन हाइड्रोस्फीयर कहलाता है, ठीक उसी प्रकार से मरुक्रमक या ज़ीरोस्फीयर जो है एक बेयर रॉक या नग्न चट्टानों से शुरू होता है। ये इसमें भी डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से स्टेज। पहला स्टेज जो होता है वो क्रस्टोज लाइकेन स्टेज कहलाता है। दूसरा जो है वो फोलियोज लाइकेन स्टेज है। तीसरा मॉस स्टेज, चौथा हर्बेशियस स्टेज, पांचवा शब स्टेज, और छठवां अंतिम या चरम वनस्पति का स्टेज, जिसके बाद और फर्दर चेंजेस नहीं होते हैं। आइए देखते हैं बेयर रॉक या एक नग्न चट्टान के ऊपर सबसे पहले क्रस्टोज लाइकेन स्टेज। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इसमें कुछ क्रस्टोज लाइकेन आ जाते हैं तो डिफरेंट सिक्रीशन इत्यादि उनमें श्रावण की क्रिया होती, कुछ एसिड जैसी केमिकल ये सिक्रीट करते हैं। तो एसिड इत्यादि के सिक्रीशन से जो चट्टान होती है, जो कि रॉक जो पार्टिकल से मिलकर एक कंपैक्ट वो होता है, तो ये चट्टान की धीरे से ऊपरी सतह हल्की भुरभुरी हो जाती है। अब क्रस्टोज लाइकेन जो होते हैं, इनकी भी एक समय सीमा है इनके जीवन की, और ये अपनी समय सीमा जब इनकी पूर्ण हो जाती है तो इनकी भी एक डेब्रिस चट्टान के ऊपर एक पतली स्तर बन जाती है इनके डेथ, डीके एंड डिकम्पोजिशन से। नेक्स्ट स्टेज आता है फोलियोज लाइकेन स्टेज। क्रस्टोज लाइकेन स्टेज को रिप्लेस करती है फोलियोज लाइकेन स्टेज। फोलियोज लाइकेन्स भी जब आते हैं तो ये जो चट्टान रहती है ये धीरे धीरे सॉइल पार्टिकल्स में चेंज होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे, बहुत स्लो प्रोसेस है ये, आपको तुरंत नहीं दिखेगी। कुछ कुछ दिनों के पश्चात आप देखेंगे ऑब्जर्वेशन, तो आपको लगेगा कि चट्टान की ऊपरी परत भुरभुरी हो गई है, थोड़ी सी ब्रिटल जैसी, क्योंकि इसमें सॉइल पार्टिकल्स अलग होने लगते हैं। और ये जो एसिड इत्यादि के सिक्रीशन से फोलियोज लाइकेन में भी यही घटना होती है, और क्रस्टोस लाइकेन्स के कारण जो थोड़ा सा डैमेज हुआ उसका अपर मोस्ट लेयर, वहाँ पर फोलियोज लाइकेन आते हैं, और उनमें भी कुछ ऐसे सिक्रीशन होता है, और सिक्रीशन के पश्चात जो है फिर ये डेथ एंड डिके और डिकम्पोजिशन, इसके पश्चात इनकी भी एक डेब्रीज एक लेयर बन जाती है। और आइए देखते हैं इनके समाप्त होने के पश्चात मॉस, फ्यूनेरिया इत्यादि आप सब परिचित है, अपनी पूर्ववर्ती छोटी कक्षाओं में आपने 10th, 12th, 11th में पढ़ा होगा इस पर, मॉस के बारे में। फ्यूनेरिया जो कि ब्रायोफाइटा का एक मेंबर है, ये फ्यूनेरिया जब फोलियोज लाइकेन स्टेज रिप्लेस होती है फ्यूनेरिया या मॉस स्टेज के द्वारा, इसके फ्यूनेरिया के आप स्ट्रक्चर में देखा होगा बहुत बारीक मूलांग होते हैं जिन्हें हम राइजॉइड्स कहते हैं। ये राइजॉइड्स जो ब्रिटल जो आपके रॉक की सरफेस, अपर सरफेस रहती है, उसमें से मूलांग भीतर प्रवेश करते हैं, इनका पेनिट्रेशन होता है, भीतर प्रवेश करते हैं, और धीरे धीरे वो पेनिट्रेशन गहरा होता जाता है, और चट्टान अब कुछ टुकड़ों में विभक्त होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जबकि हमने सॉइल स्टेज, सॉइल देख ही लिया था, चट्टान के ऊपर जो सॉइल आई थी, अब उसी सॉइल में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो मैक्रो इत्यादि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, तो उसी में मॉस को एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक फेवरेबल या सपोर्टिंग एटमॉस्फेयर मिल जाता है ग्रो करने के लिए, और मॉस जो है इस प्रकार से उसमें फ्यूनेरिया जो है ग्रो करने लगती है। और इस मॉस को भी एक निश्चित समय के पश्चात जाना होता है। डेथ, डिके इसमें भी होती है, अपनी एक लाइफ साइकिल पूर्ण कर लेती है जब ये, तो इनकी भी जो है मृत्यु होने के पश्चात या उसमें भी डेथ, डिके, डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया होती है। इस प्रकार आप देखिए एक चट्टान से शुरू हुआ, अब मिट्टी की परत बन गई, और धीरे धीरे टुकड़ों में भी वो बड़ा चट्टान जो है विभेदित होने की प्रक्रिया शुरू होगी, विभक्त होने की प्रक्रिया। मॉस स्टेज जो है रिप्लेस होता है हर्बेशियस। आप मालूम है आपको कि मुख्यतः 3 भागों में बांटे जा सकते हैं जो प्लांट होते हैं, शाक, झाड़ी और वृक्ष, जिन्हें हम हर्ब, श्रब एंड ट्रीज कहते हैं।
तो ये जो मॉस स्टेज था, ये इसके बाद का जो स्टेज आता है रिप्लेस होता है वो है हर्बेशियस, हर्ब्स। कुछ कोमल जिस प्रकार साग भाजी होती है, बारीक जो नरम पौधे, मुलायम पौधे होते हैं, वो इनका स्थान लेते हैं, इनको रिप्लेस करते हैं। मॉस चूँकि एक लेयर बन गई उसके ऊपर, इनको काफ़ी खनिज लवण इत्यादि जो भी ज़रूरत होती है आवश्यकता के न्यूट्रिएंट्स, वो हर्बेशियस स्टेज वाले प्लांट्स को मिल जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ ग्रास भी उगाती हैं प्राकृतिक तौर पर। जब सपोर्टिंग एनवायरनमेंट होता है प्लांट के ग्रो करने के लिए, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वनस्पतियों का प्रादुर्भाव होता है और ऐसे स्थान पर वनस्पतियाँ शुरू हो जाती हैं आना। इसके बाद हर्बेशियस स्टेज में भी इनके डेथ, डिके, डिकम्पोजिशन, सर्टन स्टेज के बाद फिर आप देखते हैं कि वो लगभग पूरी मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है। वो जो चट्टान जो बेयर रॉक से शुरू हुआ था, वो अब भुरभुरी मिट्टी में परिवर्तित हो गई और हर्बेशियस स्टेज रिप्लेस होती है श्रब स्टेज या झाड़ी। जैसे मैंने आपको बताया था 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है प्लांट्स को, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। तो नेक्स्ट स्टेज जो है वो श्रब स्टेज। कुछ झाड़ी मतलब वृक्ष से छोटे, शाख से बड़े, ऐसे पौधे जो है वो उत्पन्न होने लगते हैं और उनके सपोर्टिंग एनवायरनमेंट होता है और जो एडाफिक कंडीशंस भी उसके अनुकूल होती हैं और श्रब जो है ग्रो करते हैं और धीरे से ये श्रब भी अपनी लाइफ साइकिल पूर्ण कर लेते हैं और पूर्ण करने के पश्चात डेथ, डिके एंड डिकम्पोजिशन से ये जो है, या इनके जो पत्ते वगैरह रहते हैं वो लिटर डिकम्पोजिशन से एक लेयर जैसी बन जाती है और वो लेयर फेवरेबल होती है कुछ बड़े ट्रीज़ के लिए। तो इस प्रकार से श्रब स्टेज आप देख रहे हैं कि क्लाइमेक्स स्टेज में जिसमें बड़े ट्रीज़ आ जाते हैं, फॉरेस्ट में देखा होगा आपने, बड़े बड़े वृक्ष रहते हैं, विशालकाय वृक्ष रहते हैं, बहुत बड़े बड़े, बहुत लंबे समय से जो है ये प्रोसेस जो है ज़ीरोसियर या हाइड्रोसियर, इट्स ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ये एक लंबी प्रक्रिया है, जटिल तो ये एक समय लगता है, बहुत शीघ्र या जल्दी होने वाली प्रक्रिया नहीं है, एक लंबा समय लगता है। और आप देखते हैं कि लास्ट में क्लाइमेक्स स्टेज और चरम जो स्थिति होती है इसमें वन इत्यादि वहाँ पर देखिए बेयर रॉक में क्रस्टोस लाइकन स्टेज से शुरू हुआ चरम वनस्पति फॉरेस्ट तक किस प्रकार से एक इकोलॉजिकल डेवलपमेंट, या इसे हम कहें कि ट्रेंड्स इन इकोलॉजिकल डेवलपमेंट, सक्सेशन की जो क्रिया पूर्ण होती है। और इस प्रकार से मैंने प्रयास किया आपको आज सक्सेशन के 2 महत्वपूर्ण स्टेंसेस हाइड्रोसियर और ज़ीरोसियर के बारे में कुछ बता सकूं। धन्यवाद।